रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर कई क्षेत्रों में जो पूर्व के रामपुर के चुनाव में हुआ कि पुलिस लगा करके, आप सब ने देखा होगा, पूरा देश ने देखा होगा कि जिन बूथों पे 900 की वोट संख्या थी वहां सिर्फ 3-3 वोट पोल हुए और सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार पुलिस लगा करके और वहां मतदाताओं को मतदान करने से रोक रही है। जहां समाजवादी पार्टी के ज्यादा संख्या में वोट हैं, ये पूरा प्रयास किया जा रहा है कि वो वोट कैसे न पड़े। तो ये देश जानना चाह रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार अब लोकतंत्र का पूरी तरह से नंगा चीर हरण करेगी, या और शासन से, उत्तर प्रदेश के पुलिस से हम जानना चाह रहे हैं कि आप सिर्फ शासन का भजन कीर्तन गाएंगे या आप भी लोकतंत्र के भाग हैं कि नहीं है, आपने भी संविधान की शपथ ली है कि नहीं ली है। और देश के मुख्य चुनाव आयुक्त से, उनके प्रवक्ता से समाजवादी पार्टी की ये मांग होगी कि आप ये सुनिश्चित करें कि समाजवादी पार्टी के विपक्ष के सारे वोट पोल हों और जहां जहां भी सरकार समर्थित गुंडों द्वारा पोल मतदान बाधित किया जा रहा है वो मतदान पूरा हो। ये देश के मुख्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है और समाजवादी पार्टी ने कई शिकायत अपने पार्टी के माध्यम से राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग को करा है। उसका वहीं रायबरेली में एक ऐसा ऑडियो वायरल हुआ है जो हैरान कर देने वाला है। ऑडियो में एक बीजेपी नेता सीएमओ से बात कर रहे हैं और बीजेपी नेता पोस्टमार्टम हाउस में बिना 5,000 की रिश्वत लिए पोस्टमार्टम नहीं किए जाने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता ये भी कहते हुए सुने जा सकते हैं कि जिसके घर का कोई मर गया है वो अंतिम संस्कार में खर्च होने वाले पैसों की व्यवस्था करे या फिर पोस्टमार्टम हाउस पर रिश्वत दे। दूसरी तरफ ऑडियो में जो दूसरी आवाज है कथित रूप से सीएमओ रायबरेली की बताई जा रही है, जो पूरे ऑडियो में बीजेपी नेता से ही पूछताछ कर की रट लगाए हुए बैठे हुए हैं। हालांकि हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते। सीएमओ साहब बोल रहे हैं? सर कौन बोल रहे हैं सर? अरे भाई हम आपसे पूछ रहे हैं, सीएमओ साहब बोल रहे हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं कौन साहब बोल रहे हैं? सीएमओ साहब से बात करने के लिए पहले परिचय देना जरूरी है क्या? हम पूछ रहे हैं सीएमओ साहब बात कर रहे हो तो हम परिचय दें? जी ये बात करा। जी हेलो हेलो हेलो, हाँ कौन? सीएमओ साहब बोल रहे हैं? हाँ सीएमओ रायबरेली बोल रहे हाँ सीएमओ साहब नमस्कार, मैं विनय विक्रम सिंह बोल रहा हूँ। हैं? विनय विक्रम सिंह बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ बताएं। आवाज आ रही है? हाँ सब है। हाँ। ये बताइए, जब भी आपको पहले फोन करता हूँ कभी तो आपके अगल बगल इर्द गिर्द कोई फोन उठा के बोलता है कि कौन साहब बोल रहे हैं, और क्या सीएमओ साहब से डायरेक्ट बात नहीं हो पाती है क्या? या कोई ऐसा प्रयोजन नहीं कि सीएमओ साहब से डायरेक्ट बात हो? नहीं सीएमओ अकेला सीएमओ हूँ तो डायरेक्ट बात करता हूँ जी, मैं अकेला सीएमओ हूँ, डायरेक्ट बात करता हूँ। नहीं आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे सीएमओ सही हो गए हैं, लेकिन आपके यहाँ जब भी फोन किया हूँ तो हमेशा कोई दूसरा फोन उठा के फोन देता है। अच्छा ये नहीं रहता है। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। सीएमओ साहब ये बताइए कि आपके यहाँ जो पोस्टमार्टम हाउस वगैरह की व्यवस्था है कौन देखता है? काम क्या है मामला? मामला ये है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जब किसी अपने परिजन को खोता है उसके बाद पोस्टमार्टम कराने के लिए जाता है तो वहाँ पे उससे धन उगाही होती है, 5,000 रुपए पर वो लिया जाता है पोस्टमार्टम करने के लिए। क्या तरीका है ये? नहीं कौन है, कौन कर रहा है? वहाँ पे जो पोस्टमार्टम करते हैं हाँ वो 5,000 रुपए लेते हैं। मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ उनके परिजनों से 5-5 करके 10,000 रुपए लिए गए हैं। तो ये क्या तरीका है? अभी मैं फोन करता हूँ, है ना? नहीं ये गलत चीज है सीएमओ साहब। अभी ठीक है, क्या नाम है उसका जरा? नीरज तिवारी और नीलेश अवस्थी, कल 2 लोगों की डेथ हुई परसों रात में। ठीक है, और वहाँ आपके यहाँ जी जिसका पीएम हुआ, जिससे कहा जा रहा है, मांगा जा जिससे कहा जा रहा है उन्होंने कराया, क्योंकि जिसको ये होता है ना कि हमको अपनी डेड बॉडी को जलाना भी है, उसका क्रेमेशन भी करना है, लेकिन ये आप लोग का तरीका आप क्या? हेलो, हाँ ये आप लोगों को पता नहीं होता क्या कि आपके यहाँ ये भी व्यवस्थाएं चल रही? डॉक्टर के नाम पर वो 5-5 हजार रुपए वसूलते हैं जो पोस्टमार्टम करते हैं। इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं तो इसके लिए मैं आपको क्या बताऊं? मैंने आपको बता दिया, मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन जो पोस्टमार्टम हाउस में होते जिनकी ड्यूटी लगती है उसकी जानकारी तो आपको होगी, क्योंकि वो आपके तंत्र के आदमी हैं, वो स्वास्थ्य विभाग के ही लोग हैं। ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसा कोई निर्देश
नहीं है, वो हम जानते हैं, लेकिन ये धनुगाही हो किसकी वजह से रही है और कैसे हो रही है ये? आप वही तो मैं कौन कर रहा है, क्या कर रहा है उससे। यहाँ पे जो, अरे सर, पोस्टमार्टम हाउस में जो आपके कर्मचारी रहते हैं वो डेड बॉडी छोड़ देते हैं, कहते हैं हम करेंगे ही नहीं जब तक पैसा नहीं देंगे आप। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायबरेली से हमारे संवाददाता ओम शंकर शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम शंकर, डेड बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए पैसे लेने की खबर जो है सामने आई है, ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बीजेपी नेता हैं और सीएमओ से सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर को पूरे डिटेल में बताइए, क्या कुछ मामला है? देखिए, मुख्यमंत्री के लाख निर्देशों और स्वास्थ्य मंत्री उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के लगातार दौरों के बावजूद स्वास्थ्य महकमा में भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लालगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले 2 युवकों की मार्ग दुर्घटना में मौत हुई थी और उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। आपको बता दें कि अगर पोस्टमार्टम हाउस की बात करी जाए तो 100 विच्छेदन करने वालों से लेकर बॉडी सिलने वालों तक का कमीशन बना हुआ होता है, ताकि जो है अगर जो उनको पैसा ना दिया जाए तो इधर उधर वो सिलकर भेज देते हैं, ताकि बॉडी जो है वो आगे जो है वो पूरी तरह से छत हो जाए। ओम शंकर, भ्रष्टाचार का खेल कई वर्षों से लगातार चल रहा है और इस पर जो है स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों से लेकर जिला प्रशासन तक जो है वो पूरी तरह से जो है वो आंख में पट्टी बांधे हुए हैं। ओम शंकर, जो शिकायत की गई है बीजेपी नेता की तरफ से, जो ऑडियो वायरल हुआ है, क्या इस मामले में स्वास्थ्य महकमे की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है या संज्ञान लिया गया है इस मामले को? बिल्कुल, अगर संज्ञान बिल्कुल लिया जाएगा, क्योंकि ये आवाज जो है वो सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह की ही है और इसकी पुष्टि मैं खुद स्वयं करता हूं कि उनसे ही सीधी बात हुई है। उसके बाद जो है इसके बाद जो है जब जिला प्रशासन में वीडियो ऑडियो वायरल हुआ है तो जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया और कार्रवाई की बात कहकर पल्ला झाड़ रहा है। लेकिन ये कई वर्षों से लगातार चल रहा है कि यहाँ तक की जो शो का वीडियोग्राफी कराई जाती है उसमें भी वहाँ के डॉक्टर और कर्मचारियों का कमीशन सेट होता है, मगर उनके एक वीडियोग्राफी करने वाले पे कैंडिडेट है जिनको ऊंचे दामों पर जो है वो 3 से 5 हजार तक वसूले जाते हैं, उसमें भी 1000-2 हजार इनका कमीशन रहता है। तो ये भ्रष्टाचार का खेल जो है वो पोस्टमार्टम हाउस में काफी दिनों से चल रहा है। अब ये ऑडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और कार्रवाई की बात कह रहा है। ओम शंकर, कौन से लोग हैं जो पोस्टमार्टम हाउस में हैं, कौन से कर्मचारी हैं जो इस तरीके की रिश्वत मांग रहे हैं? क्या ऐसे कुछ लोगों का नाम सामने आया है? जानकारी निकल कर आई। एक जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि जो वहाँ पर ये स्वीपर या वार्ड बॉय जो 100 का विच्छेदन करते हैं पोस्टमार्टम के लिए, उनको कोई मानदेय नहीं दिया जाता। हालांकि इसके बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है और न कोई बोलने को तैयार है। ऑडियो वायरल होने के बाद सभी स्वास्थ्य महकमा पूरे सन्नाटे में है और जो है वो अपना अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहा है। अब देखना है कि मामला संज्ञान में आने के बाद जो है ऐसे जो भ्रष्टाचारी जो है कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है जिला प्रशासन। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ओम शंकर शुक्ला इस खबर पर जानकारी देने के लिए। ये देखने वाली बात होगी कि वाकई स्वास्थ्य महकमे की तरफ से शिकायत को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये घटना जो सामने आई है वो निंदनीय है। वहीं लखीमपुर खीरी से आगजनी की खबर सामने आई है, जहां मेन बाजार में सिलाई की दुकान में अचानक आग लग गई। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस आगजनी में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। अगली खबर यूपी के सीतापुर के महमूदाबाद की है, जहां पर तहसील परिसर छावनी में तब्दील हो गई है। वजह है वकीलों द्वारा कानूनगो की पिटाई। जानकारी के अनुसार तहसील महमूदाबाद परिसर के मीटिंग हॉल में लेखपाल संघ की बैठक चल रही थी। उसी समय विनोद यादव नाम के वकील और शफीक किदवई कानूनगो से वार्तालाप के लिए पहुंचे। तभी बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया। वकीलों का कहना था कि ब्लॉक पहला के निवासी प्रसादी ने कानूनगो को 10,000 रुपए दिए थे जिससे उसकी जमीन की पैमाइश हो सके और कानूनगो 15,000 रुपए मांग रहे थे। 5,000 रुपए किसान अभी कानूनगो को नहीं दे पाए हैं। इसी बात को लेकर वकील कानूनगो से बात करने गए। इसी दौरान मारपीट हो गई, जिसके बाद वकीलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। उसमें बात ये आई, कहा तुमने कहा इस समय इलेक्शन थोड़ा है, थोड़ा रुक जाइए, इसके बाद आगे समय आएगा कर देंगे, थोड़ा टाइम दे दीजिए।
लेकिन ये लोग उत्तेजित होने लगे, ये तुम्हारा बात टालते। तो हमने कहा सर ऐसी बात नहीं है, किसी बात को लेकर ज़्यादा उत्तेजित हो गए। कई लोग थे, तो फिर वहाँ धीरे धीरे बहुत लोग हो गए थे। कमलेश था, विनोद था और लोग भी थे। उनका आरोप क्या आरोप लगा रहे थे आपसे? वो तो आरोप तो लगा रहे हैं कि हमसे 50,000 लिया, कोई कह रहा 1 लाख लिया, कोई कह रहा 2 लाख। अगली खबर मिर्जापुर से है, जहां पर 96 विधानसभा उपचुनाव में मतदान लगातार जारी है। बता दें कि मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है, जो कि शाम 6 बजे तक जारी है। मिर्जापुर के 96 विधानसभा के लालगंज बाबू उपरौध इंटर कॉलेज में मतदान लगातार जारी है। बता दें कि मतदान ठीक 7 बजे शुरू हो गया था। इस दौरान कुछ मतदाताओं के मतदान भी कर दिए हैं। हालांकि अभी मतदान को लेकर कोई तेजी नजर नहीं आ रही है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से पर्याप्त मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। वहीं बुलंदशहर में निकाय चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रोड शो कर रही हैं। आपको बता दें कि नगर पालिका की बीजेपी उम्मीदवार दीप्ति मित्तल के लिए रोड शो के दौरान उन्होंने वोट मांगे। इस दौरान स्मृति ईरानी के साथ बीजेपी के सांसद भोला सिंह, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर और बीजेपी बुलंदशहर की उम्मीदवार दीप्ति मित्तल भी मौजूद रहीं। बुलंदशहर की नगर का पंचायत में जिस तरह पूरे जिससे हर बार का पंचायत लगभग 40 से अधिक कान नालिका और नगर पंचायतों में 5 साल सरकारी आवास योजना में बनाए हैं। लाभार्थी को लाभ दिया है, किसी साल सरकारी आवास योजना में बनाए हैं। लाभार्थी को लाभ दिया है, किसी को सर दिया है, किसी को आयुष्मान दिया है, किसी को गैस दिया है, किसी को बिजली दिया है, किसी को पानी, वैक्सीनेशन सभी को दिया है। और कोविड में लगातार अनाज अभी वर्ग पाठदान मसारे। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा जनपद बुलंदशहर का, यानी कि माइनॉरिटी के लोग जो मुस्लिम लोग हैं खास तौर से, वैसे माइनॉरिटी में और भी कई बिरादराती हैं, लेकिन मैं खास तौर से उनकी मुस्लिमों की बात कर रहा हूँ। यानी कि पूरे तरीके से हमारा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है और उन्हीं के समर्थन में आज जो मंत्री जी आ रही हैं हमारे यहाँ पर अल्पसंख्यक विभाग की हैं, तो उनका यानी कि समर्थन करने के लिए हमारा पूरा अल्पसंख्यक समुदाय हमारे साथ है। और जनपद बुलंदशहर में हमारा जगह जगह प्रचार भी हो रहा है और सब लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि देश में प्रदेश में जो सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की और प्रदेश में योगी जी की सरकार जो चल रही है, यानी कि सबका विश्वास और सबका साथ और सबका प्रयास, तो यकीन लोगों में, हमारे लोगों में जमा है। क्योंकि सूडान के गृह युद्ध में फंसे भारतीयों में से एक रायबरेली के अंदर अपने घर सुरक्षित पहुंच गए हैं। मोदी सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाकर भारतीयों को सुरक्षित उनके परिवार के बीच पहुंचा दिया। सरकार के इसी कदम से वतन वापसी हुई तो इंदर का परिवार बेहद खुश नजर आ रहा है। बच्चा आ गया वही बहुत है। हम लोग बहुत परेशान थे हमारे बच्चे के लिए। अब क्या करेंगे, यही हाथ जोड़ते मोदी सरकार से कि हमारा बच्चा हमारे परिवार में आके मिल गया, वही बहुत है। सरकार का धन्यवाद है भैया। अब क्या करिए, हमारा बच्चा बहुत दुखी थे, हम लोग घर भर यहाँ रो रहे थे हम। अब तो भला हम आ गया, यही बहुत है। उसको सरकार के लिए हम धन्यवाद करते हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, हमारा बच्चा आ गया। सूडान में रहते थे, खार्तूम में। वहाँ का मंजर यही था सर कि वहाँ बम गोला बारूद ज़्यादा चल रहे थे, इसीलिए हम लोग जान बचा के भागना पड़ा। ये तो क्या देखा वहाँ पर? वहाँ सर यही देख रहा था कि बम और गोला बहुत ज़्यादा गिरा रहे, फाइटर जेट से बम गिरा रहे थे, हेलीकॉप्टर से तो वो लोग गोलियाँ चला रहे थे। यही नज़ारा बहुत भयानक था। जिस समय बम गिरा उस समय क्या कर रहे थे आप? उस समय मैं रूम पे सो रहा था। फिर? मेरे रूम से 100 कदम दूरी पर बम गिरा। फिर उसके बाद मैंने देखा कि बाहर निकला कि आखिर ये हो क्या रहा है, तो देखा तो बम गिरा, सारे आदमी भाग रहे थे। तो सर फिर मैं भी भागना चालू किया। मोदी सरकार का धन्यवाद करते हैं कि जो हमको इंडिया जिंदा बुला दिया, नहीं तो हम लोग तो जीने का सहारा ही छोड़ दिए थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि वापस पहुंच जाए? नहीं, जिंदगी जीना ही का छोड़ दिया था। अगर मोदी सरकार नहीं होती तो आज हम लोग यहाँ नहीं होते, वहीं सूडाने में ख़त्म हो जाते हैं।
रायबरेली में विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा बजरंग दल के द्वारा कर्नाटक में पीएफआई से तुलना और अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर प्रतिबंध किए जाने के विरोध में संगठन के राष्ट्रीय आह्वान पर रायबरेली में रेलवे स्टेशन मंदिर परिसर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और बजरंग बली से विनती की गई कि कांग्रेस को सद्बुद्धि प्रदान करे। कुमति निवार सुमित के संगी इस दौरान बजरंग दल के विभाग संयोजक रमाशंकर त्रिपाठी ने कहा कि हमारा संगठन धार्मिक और सामाजिक संगठन है जिसका काम सेवा, सुरक्षा और संस्कार है। इसकी तुलना पीएफआई से करने पर कांग्रेस अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। कार्यक्रम राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे देश में रायबरेली जिले में हर ब्लॉक, न्याय पंचायत, ग्राम स्तर पर बजरंग दल के कार्यकर्ता सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। उद्देश्य ये है कि कांग्रेस द्वारा जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है उसके विरोध में कि कांग्रेस को सद्बुद्धि मिले, दे भगवान, उनकी बुद्धि सुधरे, नहीं तो आने वाले टाइम में कांग्रेस की लंका हनुमान जी जलाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रत्येक बजरंग दल का कार्यकर्ता आज हनुमान जी से सामूहिक रूप से बैठ के हर ग्राम सभा से लेके जिले स्तर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। केवल हनुमान जी उनको सद्बुद्धि दें, यही उद्देश्य है। और बाकी जेठ के मंगल पर सारे राम भक्त बजरंग दल के कार्यकर्ता एकत्रित होके आज रायबरेली के धरती से बजरंग दल ने, कांग्रेस ने जो कर्नाटक में बजरंग दल के लिए गलत भाषा का प्रयोग किया है, उसी के विरोध में हम लोग पूरे भारत देश में आज 9 मई को हनुमान चालीसा द्वारा कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। और ये कांग्रेस ने 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया है। बजरंग दल जो सेवा संस्कार के नाम से जाना जाता है, उसे इन लोगों ने आतंकवादियों का नाम दिया है, जिसकी वजह से हम लोगों में आक्रोश है। और बजरंग बली भगवान से, अपने आराध्य भगवान बजरंग बली से हम लोग ये हनुमान चालीसा करके कांग्रेस को बुद्धि देने के लिए, कांग्रेस की ये गंदी सोच के लिए हम लोग आज हम सभी यहाँ पे जो कांग्रेस द्वारा कर्नाटका में पीएफआई से तुलना बजरंग दल की गई है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर बजरंग दल के हमारे कार्यकर्ता जो है पीएफआई से तुलना कर रहे हो, जो AK-47 लेकर के पूरे विश्व में आतंकवाद फैला रहे हैं। हमारे बजरंग दल के किस कार्यकर्ता ने या कहाँ पे, किस मीडिया के माध्यम से या कहीं भी की गोलाबारी की हो, बमबारी की हो, AK-47 से उन्होंने कहीं हमला किया हो, ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि जो कांग्रेस लेकर के आई है, जिससे उनकी दुर्गति निश्चित ही आगे चुनाव में भी संभव है और ये पूरे देश में भी उनका जो इस तरीके से सफाया होगा। मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ कि हमारे बूढ़ा अमरनाथ में यात्रा में जब कांग्रेस की समय सरकार थी कि पूरी तरीके से सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे, तब हमारे बजरंग दल के कई कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचकर, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता वहां पे पहुंचकर उन्होंने उस यात्रा को पूर्ण कराई है। और वो यात्रा वह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायबरेली से हमारे संवाददाता ओम शंकर शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम शंकर, बजरंग दल की तरफ से कांग्रेस की तरफ से जो कर्नाटक चुनाव में मैनिफेस्टो जारी किया गया था, जिसमें पीएफआई से तुलना करते हुए बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही गई थी, इसको लेकर रायबरेली में बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? ओम शंकर, मेरी आवाज आपको मिल रही है? ओम शंकर शुक्ला, मेरी आवाज आपको मिल रही है? मेरा सवाल आपसे है कि रायबरेली में बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक में अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना जो है वो पीएफआई से की थी और उसे बैन करने की बात की थी, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। नहीं, मुझे नहीं सुनाई दे रहा टीवी में। टीवी की आवाज करो।
बहुत बहुत धन्यवाद ओम शंकर इस खबर पर जानकारी देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी निर्दलीय प्रत्याशी मनोज श्रीवास्तव सहित 7 स्थानीय नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। कटरा कोतवाली में रात 2 बजे फर्जी मुकदमा कायम हुआ। मनोज श्रीवास्तव का यह कहना है, उनका कहना है कि उनके खिलाफ दुष्प्रचार करते हुए संदीप कसेरा नाम के एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, जिसे स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और मेरे कार्यालय पर ले आए। मैंने उससे पुलिस प्रशासन के सुपुर्द किया, लेकिन प्रशासन ने उनके खिलाफ कार्रवाई ना करके मेरे और मेरे साथ के 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं मुरादाबाद के कुदरकी ब्लॉक के गांव बहापुर मिलक में ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया है, जहां पर गांव वाले काफी समय से खासा परेशान हैं। ये तस्वीरें प्राइमरी स्कूल और अंबेडकर पार्क और कब्रिस्तान के आसपास की हैं। ग्रामीणों की माने तो ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और विभागीय अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा मासूम बच्चों और वहां रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आरोप है कि ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि ग्राम पंचायत की कोई सुध नहीं ले रहे हैं और ना ही इनकी समस्याओं का कोई लेना देना है इनसे। बता दें कि प्राइमरी स्कूल के गेट के बाहर तालाब, सड़कें जो है तालाब में तब्दील नजर आ रही हैं। पानी निकासी के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है, ना स्कूल और पार्क में गंदगी के अंबार का कुछ किया जा रहा है। इसी बीच आर्या न्यूज की टीम ने जब ग्राम प्रधान और ग्रामीणों से बात की तो क्या कुछ सच नजर आया, आपको दिखाएंगे। आपने कभी भेजा उसको? अरे रुक जाओ, खरंजा का पता इधर है स्कूल हमारा, ये सीडीओ साहब कहना है कमिश्नर का ये कहना है स्कूल चाहिए। वोट की बात छोड़ो, वोट सब नहीं देते आदमी, घर पर वोट हो आरक्षण काय का है, पर डीपीआरओ या ब्लॉक का वीडियो हमसे आज रास्ते में गिरवाई न रही तो पानी भर जाए, बारिश आ गया तो केमेर को कोई गौर न देता प्रधान। तो अब तो कई दिन से बारिश हुई, आज ही पानी भरा हुआ है ना, तो बारिश पड़ी पीछे, अब भी पानी सूखता ना है। तो ऐसे रहता है 12 मासी? ऐसे रहता है। प्रधान जी आते हैं देखने? आते जावे हैं तो जाते, वो आते ही नहीं यहाँ को देखने। क्या दिक्कत है? खड़ंजा उखड़े पड़े हैं और जो गार पार पानी भरा हुआ है। कोई काम हुआ नहीं अभी तक? काम तो अभी कोई सरकार पैसा ना दे रही बताइए प्रधान जी। कौन कह रहा है ये बात? प्रधान जी बता रहे हैं पैसा ना आ रही सरकार से। इस समय कौन सी जगह खड़े हैं आप? यहाँ तो स्कूल पे खड़े हैं हम, जूनियर हाई स्कूल। ये पानी भरा हुआ वो कौन है? वो आगे है अंदर गाँव में। और इस समय यहाँ है ना पानी? कहीं पानी यहाँ पे भी है मेरे पीछे। अच्छा, स्कूल के पास में। तो बच्चों को आप स्कूल भेजते हैं, वो कहाँ हुआ आते हैं? हाँ, बच्चों को परेशानी पड़ती है साहब यहाँ आने में स्कूल में। किन परेशानी है? बस सभी पूरे गांव की परेशानी है। आप लोग शिकायत नहीं करते इसकी? शिकायत किससे करें साहब? जो ब्लॉक के जो अधिकारी हैं उनसे गाँव वाले शिकायत करें, और भाई किससे करें? सुनते नहीं वो? अरे कहाँ सुनना होती है, सुनते रहो फिर होता रहा रास्ता सही। क्या दिक्कत है? खड़ंजा उखड़े पड़े हैं और जो गार पार पानी भरा हुआ है। कोई काम हुआ नहीं अभी तक? काम तो अभी कोई सरकार पैसा ना दे रही बताइए प्रधान जी। कौन कह रही है? सबसे बड़ी सवाल और खतरा देखिए, मैं आपको फिर एक तस्वीर दिखाऊंगा। ये आपको लाइन देख सकते हैं, जो बड़ी लाइन है, और इस पानी में, इस गंदगी में वो खंभे गड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं अगर कहीं करंट आ जाता है तो ये को बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। देखिए, छोटे बच्चे यहाँ घूमते हैं, पशु भी निकलते हैं और महिलाएं भी जाती हैं, तमाम लोग खेतक्यारी के लिए जाते हैं, तमाम जनता परेशान है गांव की, लेकिन अधिकारियों के बिल्कुल भी कान नहीं खुल रहे। फिलहाल हम आपको बता दें, इस खबर को लगातार सोशल मीडिया पर ग्रामीण वायरल कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी बिल्कुल अपनी चुप्पी ताने खड़े हैं। फिलहाल हम आपको बता दें, इस मामले में आर्या न्यूज ने मौके पर जाकर वो तस्वीरों से रूबरू आपको कराया है। आखिरकार अब देखने वाली बात यह होगी, आखिर वो अधिकारी कितने समय में संज्ञान लेंगे। देखिए, मैं फिर वो तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। जो महिला, देखिए आप, इनके सर पर एक कूड़े का परात रखी है, और देखिए वो परात लेकर वो महिलाएं आ रही हैं। तो वह अज्ञात लाशों का ठिकाना रायबरेली जिला बना हुआ है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक के बाद एक अज्ञात शव मिलने से जिले के लोगों में दहशत का माहौल है। ताजा मामला भदोखर थाना क्षेत्र के शारदा नहर का है, जहां पर सुबह 35 साल की अज्ञात महिला का शव नहर में
मिला है। आपको बता दें कि इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक महिला का शव पूरी तरीके से सड़ चुका है, उसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से मृतक महिला की शिनाख्त करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। अपना उत्तर प्रदेश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।